नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आज इस वीडियो में बात करेंगे नक्सलवादी लीडर जो अभी मारा गया छत्तीसगढ़ के जंगलों में, और नक्सलवाद के बारे में। नक्सलवाद कैसे जन्म हुआ, नक्सलवाद का आखिर क्या है ये और कब शुरू हुआ, उसका मैंने एक वीडियो पहले भी जारी किया है। और आज बात करेंगे जहाँ इनका प्रभाव है। मैं विशेषकर इन बातों को लेकर आया हूँ कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये देखा गया है। जोशीमठ में जब वहाँ ज़मीनें धंस रही थी, जोशीमठ धंस रहा था, तो लोग आंदोलन कर रहे थे और उन आंदोलन कर रहे लोगों को वो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, माओवादियों आदि से जुड़े होने का बात कही। और यही नहीं, जब भी उत्तराखंड का कोई संगठन क्षेत्रीय मुद्दों को उठाता है या क्षेत्र की बात को करता है, तो इसी तरह की बातें की जाती हैं। मनोवैज्ञानिक, चाहे दबाव बनाने के लिए हो या फिर एक अभी से माहौल क्रिएट करने वाला हो, उनको लगता हो, जो चाहते हैं कि उनकी मनमानी हो। और उनकी मनमानी अगर कोई रोक रहा है, जैसे ये नक्सली वो जमींदार थे, उनकी मनमानियों को रोकने के लिए कोशिश की, तो या तो वो लोग अपने को वहाँ के बड़े जमींदार समझते हैं और जो लोग उनके खिलाफ, उनके नीतियों के खिलाफ, उनकी ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, इसलिए उनको नक्सली कहते हैं या माओवादियों से उनको जुड़ा हुआ बताते हैं। यही नहीं, जब देहरादून की सड़कों में बेरोजगारों के रोज़गार के बारे में, अपनी कुछ समस्याओं के बारे में, या जो पेपर लीक होता है उसके बारे में, दूसरी समस्याओं को लेकर वहाँ पे नौजवान अपने मुद्दे उठाते हैं, तो उन्हें अर्बन नक्सल नाम दिया जाता है। तो आखिर ये चीज़ क्या है, एक तो इनको समझने की इस वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को समझें कि आखिर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसकी स्थिति क्या है और नक्सली कौन है। ये इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे ताकि समझ में आ जाए लोगों की आखिर ऐसी बातें वो क्यों कहते हैं। सीरीज में आगे एक वीडियो जारी करेंगे जिसमें समझाने की कोशिश करेंगे कि जो लेफ्ट विचारधारा है और जो राइट विचारधारा है, इसमें क्या अंतर है। गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है, खाई होते हुए भी अपने को अमीरों के साथ खड़ा करके गलती तो नहीं कर रहे हैं। वीडियो को थोड़ा सा लंबा होगा अब, क्योंकि इसमें हमने हर चीज़ पे, हर पहलू पे विस्तार से विश्लेषण किया है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का। और उत्तराखंड की स्थितियाँ जो अब हो रही हैं, क्योंकि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वो पहले से थी और वहाँ विकास की ज़रूरत थी, वो सरकारें नहीं कर पाई। पर उत्तराखंड की स्थितियाँ ऐसी हैं, जब से राज्य बना है तब से वहाँ भूमाफिया, वन माफिया या अलग अलग तरह के जंगली जानवर और राजनीतिक उपेक्षा ने इस तरीके की स्थितियां पैदा कर दी हैं कि उत्तराखंड की तुलना करना जरूरी हो गया है। कहीं ऐसा जो परिदृश्य वहाँ नज़र आ रहा है, कहीं उत्तराखंड का क्षेत्र ये माफिया प्रभाव या जो जमींदारों से का प्रभावित क्षेत्र तो नहीं बनने जा रहा है। वो मैं थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शासन प्रशासन की पहुंच और समावेशी विकास, एक व्यापक विश्लेषण। कार्यकारी सारांश। ये रिपोर्ट भारत में वामपंथी उग्रवाद नक्सलवाद की जटिल चुनौती का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जो गहरे सामाजिक आर्थिक असमानताओं और शासन प्रशासन की कमी से उत्पन्न हुई है। 21 मई को नक्सली नेता बसवाराव के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान के संदर्भ में ये रिपोर्ट प्रभावित गांवों की जमीनी हकीकत को उजागर करती है, जहां बुनियादी सुविधाओं, बाजारों, पक्के मकानों और सुलभ जीवन का अभाव है। ये स्थिति शासन और प्रशासन की लोगों से दूरी को दर्शाती है, जिसने नक्सली प्रभाव को बढ़ाने में योगदान दिया है। रिपोर्ट दिल्ली और इन दूरदराज के गांवों के नागरिकों के बीच जीवन स्तर में व्यापक असमानता को रेखांकित करती है, जो देश के शासकों और प्रशासकों की ओर से एक बड़ी उपेक्षा और चूक का संकेत है। भारत सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें सुरक्षा अभियान, विकास पहल और सामुदायिक जुड़ाव शामिल हैं, और इसमें महत्वपूर्ण प्रगति भी हुई है। हालांकि स्थायी शांति और समावेशी विकास के लिए रिपोर्ट प्रशासनिक सुधारों, विशेष रूप से प्रशासनिक इकाइयों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों को परिभाषित करने और स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर देती है।
इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक को शासन और प्रशासनिक सेवाओं तक समान और आसान पहुंच मिले, जिससे उन्हें यह महसूस हो सके कि इस देश में उनकी भी कोई सुनने वाला है। 1. परिचय। भारत में वामपंथी उग्रवाद की सतत चुनौती। 1.1 नक्सलवाद की पृष्ठभूमि और इसके सामाजिक आर्थिक मूल। वामपंथी उग्रवाद LWE, जिसे आमतौर पर नक्सलवाद के रूप में जाना जाता है, भारत की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियो68 में से एक बना हुआ है। इसकी जड़ें गहरी सामाजिक आर्थिक असमानताओं में निहित हैं और यह माओवादी विचारधारा से प्रेरित है। यह आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी आंदोलन से शुरू हुआ और रेड कॉरिडोर के माध्यम से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के कुछ हिस्सों जैसे राज्यों में फैल गया। नक्सलवादी समूह भारतीय समाज के सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर पड़े सदस्यों, विशेष रूप से आदिवासी लोगों, आदिवासियों और दलितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं और स्थायी किसान नेतृत्व वाली क्रांति के माओवादी सिद्धांत का पालन करते हैं। वे जमींदारों, व्यापारियों, राजनेताओं और सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ते हैं, अक्सर बुनियादी ढांचे को बाधित करते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि नक्सलवाद केवल एक सुरक्षा खतरा नहीं है, बल्कि यह समान विकास और शासन सुनिश्चित करने में प्रणालीगत विफलताओं का एक प्रकटीकरण है। इस कारण कार्य संबंध को समझना प्रभावी नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। 21 मई का अभियान, संघर्ष और जमीनी हकीकत का एक केस स्टडी। 21 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों ने CPI माओवादी के महासचिव और एक शीर्ष नेता नंबला केशवाई राव उर्फ बसवा राव सहित कई नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस ने दावा किया कि 26-27 माओवादी विद्रोही मारे गए। इसे नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में एक निर्णायक दिन बताया। हालांकि माओवादियों ने दावा किया कि बसवा राव को जिंदा पकड़ लिया गया और बाद में हिरासत में मार दिया गया। इसे नरसंहार और पुलिस द्वारा मनगढ़ंत प्रचार करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 कैडर शहीद हुए, जिनमें से केवल 7 ही बच पाए। पुलिस ने इसका खंडन करते हुए कहा कि बसवा राव हजारों निर्दोष आदिवासियों, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, की मौत के लिए जिम्मेदार था और उसे मसीहा के रूप में महिमामंडित करने के किसी भी प्रयास को अवैध ठहराने की कोशिश की। मुठभेड़, जो अबूझमाड़ के जंगलों में हुई, में 214 नक्सली ठिकानों को नष्ट किया गया और बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। यह विरोधाभासी विवरण केवल तथ्यात्मक विसंगति नहीं है, बल्कि एक सक्रिय सूचना युद्ध को दर्शाता है, जहां दोनों पक्षों के लिए आख्यान को नियंत्रित करना सैन्य सफलता जितना ही महत्वपूर्ण है। ये संघर्ष क्षेत्रों में वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग को चुनौतीपूर्ण बनाता है और दावों के स्वतंत्र सत्यापन की आवश्यकता को उजागर करता है। पुलिस का ये दावा कि बसवा राव की मौत से पूरा माओवादी गठन अस्त व्यस्त हो गया है, नक्सली नेतृत्व और मनोबल के महत्वपूर्ण कमजोर पड़ने का संकेत देता है। ये राज्य के लिए पहले से दुर्गम क्षेत्रों में विकास और शासन की पहल को तेज करने का एक संभावित अवसर पैदा करता है, जिससे शासन की कमी को सीधे संबोधित किया जा सके। यदि नक्सली प्रभाव वास्तव में कम हो रहा है, तो प्रशासन और लोगों के बीच की दूरी को कम करना आसान हो जाता है। जमीनी हकीकत। भारत के नक्सल प्रभावित गांवों में जीवन, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, सड़कें, बाजार, आवास, बिजली, पानी। मुठभेड़ स्थल के पास के गांवों से मीडिया रिपोर्टों ने सुविधाओं की गंभीर कमी की पुष्टि की है। कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं, बाजार कई किलोमीटर दूर, कच्चे मकान और बहुत कठिन जीवन। छत्तीसगढ़ के सुकमा में टैकल गुडेम जैसे क्षेत्र दशकों से बिजली, उचित सड़कों और स्वच्छ पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं से वंचित थे। आवश्यक सेवाओं का अभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। नक्सल प्रभावित सुकमा के गांवों में पहले शैक्षिकी सुविधाओं का अभाव। इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता दर 2011 में 59%, सामान्य आबादी 73% और शहरी क्षेत्रों 85% से काफ़ी पीछे है। उच्च शिक्षा में नामांकन भी काफ़ी कम है, आदिवासियों के लिए 2.8% बनाम शहरी युवाओं के लिए 23.6%। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सीमित है, आदिवासी घरों में से केवल 31% के पास 5 किलोमीटर के भीतर सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 88% है। आदिवासी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर IMR और मातृ मृत्यु दर MMR काफ़ी खराब हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की यह कमी केवल वर्तमान समस्या नहीं है, बल्कि गरीबी और भेद्यता का एक अंतरपीढ़ीगत चक्र बनाती है। शिक्षा के बिना ऊपर की ओर गतिशीलता के अवसर गंभीर रूप से सीमित हो जाते हैं, जिससे युवा चरमपंथी विचारधाराओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। खराब स्वास्थ्य परिणाम मानव पूंजी को और कम करते हैं, जिससे आर्थिक हाशिए पर जाना जारी रहता है। ये राज्य की विफलता के नक्सली आख्यान को पुष्ट करता है और भर्ती को बढ़ावा देता है। सामाजिक आर्थिक संकेतक, गरीबी, साक्षरता और स्वास्थ्य असमानताएं। आदिवासी समुदायों में गरीबी दर असमान रूप से उच्च बनी हुई है, 43% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 13.7% है।
मजदूरी में भी महत्वपूर्ण असमानताएं हैं। आदिवासी श्रमिक शहरी श्रमिकों की तुलना में काफ़ी कम कमाते हैं। भौगोलिक अलगाव और खराब कनेक्टिविटी इन मुद्दों को और जटिल बनाती है, जिससे बाजारों, सेवाओं और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों तक पहुंच सीमित हो जाती है। जबकि आंकड़े इन असमानताओं को दर्शाते हैं, गहरा प्रभाव मानव क्षमता और गरिमा का क्षरण है। जीवन बहुत ही कठिन है जैसी अभिव्यक्ति इस वास्तविकता को दर्शाती है। भूमि अलगाव और शोषण के साथ मिलकर यह व्यवस्थित अभाव, नाराजगी और कट्टरता के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार करता है, जिससे नक्सली विचारधारा उन लोगों के लिए आकर्षक हो जाती है जो राज्य द्वारा परित्यक्त महसूस करते हैं। सामाजिक आर्थिक असमानताएं। नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्र बनाम राष्ट्रीय शहरी औसत। साक्षरता दर 2011 59%, 73%, सामान्य 85%, शहरी। उच्च शिक्षा नामांकन 2.8%, 23.6%, शहरी युवा। बिजली तक पहुंच 2011 22.6% घरों में, 92.7% घरों में, शहरी। स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच 2011 22.6% घरों में शौचालय, 81.4% घरों में शौचालय, शहरी। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच 5 किलोमीटर के भीतर 31% घरों में, 88% घरों में, शहरी। शिशु मृत्यु दर IMR 44.4 प्रति 1000 जीवित जन्म, 27 प्रति 1000 जीवित जन्म, शहरी। गरीबी दर गरीबी रेखा से नीचे 43%, 25%, सामान्य 13.7%, शहरी। औसत दैनिक मजदूरी 159 रुपये, 249 रुपये, शहरी। सड़क संपर्क सभी मौसम 32%, बस्तियां लगभग सार्वभौमिक, शहरी। शासन की कमी, नक्सली प्रभाव को बढ़ावा देना। 3.1 राज्य की अनुपस्थिति और प्रशासनिक पहुंच का अभाव। नक्सलवादियों ने इन क्षेत्रों में कुशल प्रशासन, प्रशासनिक पहुंच और न्याय प्रक्रियाओं की कमी का सफलतापूर्वक फायदा उठाया है, जिससे स्थानीय आबादी से समर्थन प्राप्त हुआ है। कई नक्सल नियंत्रित क्षेत्रों में राज्य सरकार का शासन नहीं चलता है, जिससे एक प्रशासनिक निर्वात पैदा होता है जिसमें नक्सलवादी खुद को स्थापित कर लेते हैं। अधिकारियों ने अक्सर उन क्षेत्रों में पर्याप्त सेवाएं प्रदान नहीं की हैं जहां उन्होंने नियंत्रण फिर से स्थापित किया है, जिससे आतंकवाद विरोधी अभियानों में मिश्रित सफलता मिली है। ये स्थिति केवल सेवाओं की कमी के रूप में नहीं, बल्कि राज्य के अधिकार की शाब्दिक अनुपस्थिति के रूप में प्रकट होती है। इस निर्वात को तब नक्सलवादी रणनीतिक रूप से भरते हैं जो समानांतर शासन संरचनाएं स्थापित करते हैं, जिससे समस्या केवल कानून और व्यवस्था की नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी संप्रभुता की बन जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से मोहभंग और विश्वसनीयता की कमी। आंतरिक क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर भारत में संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से मोहभंग महसूस करते हैं। यह मोहभंग कथित प्रशासनिक उदासीनता, जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार और न्याय या बुनियादी अधिकारों को प्रदान करने में विफलता से उपजा है। खराब रिकॉर्ड, अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे के असंतोषजनक परिणाम और उचित पुनर्वास के बिना बार बार विस्थापन के उदाहरणों के कारण एक विश्वसनीयता की कमी उभरी है। इससे लोग राज्य प्रतिनिधियों पर विश्वास करने से इनकार करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन है। नक्सलवाद केवल गरीबी पर नहीं, बल्कि न्याय और सेवाएं प्रदान करने की राज्य की क्षमता या इच्छा में विश्वास के क्षरण पर पनपता है। यह विश्वास की कमी सरकार के लिए एक रणनीतिक भेद्यता है और इसे सुसंगत, पारदर्शी और सहानुभूतिपूर्ण शासन के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। भूमि अलगाव, शोषण और न्याय का अभाव। गैर आदिवासी अभिजात वर्ग, वाणिज्यिक हितों और राज्य को भूमि का व्यवस्थित हस्तांतरण आदिवासी लोगों और ग्रामीण गरीबों को नुकसान पहुंचाता है जो अपनी आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर हैं। बड़े पैमाने पर औद्योगिक परियोजनाओं, खनन और वनों की कटाई ने स्वदेशी आबादी को विस्थापित किया है। वनों, भूमि और पानी से आदिवासियों की पारंपरिक आजीविका छीन ली गई है, जिससे उनकी स्थिति अतिक्रमणकारियों तक सीमित हो गई है और वन अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा उनका शोषण हुआ है। वन अधिकार अधिनियम 2006 और पैसा 1996 जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद उनका कार्यान्वयन असंगत बना हुआ है और आदिवासी समुदायों में अक्सर राजनीतिक आवाज और प्रतिनिधित्व की कमी होती है। ये केवल एक चूक नहीं है, बल्कि अन्याय का एक व्यवस्थित इतिहास है, विशेष रूप से भूमि अलगाव और शोषण। यह एक गहरा, स्थायी शिकायत पैदा करता है जिसे नक्सलवादी कुशलता से भुनाते हैं। नक्सलवाद को संबोधित करने के लिए इन ऐतिहासिक गलतियों का सामना करना और केवल विकास परियोजनाओं के बजाय वास्तविक भूमि अधिकार और न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है। दो भारत की कहानी, शहरी समृद्धि बनाम ग्रामीण उपेक्षा। जीवन स्तर की तुलना, दिल्ली बनाम दूरदराज के आदिवासी गांव। उपयोगकर्ता की क्वेरी स्पष्ट रूप से दिल्ली में लोगों और दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन के बीच तीव्र विरोधाभास को उजागर करती है। दोनों एक ही देश के नागरिक हैं, जो बहुत बड़ी उपेक्षा और चूक की ओर इशारा करती है।
यह असमानता सामाजिक आर्थिक संकेतकों में स्पष्ट है। शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर आदिवासियों के लिए 59% बनाम 85%, उच्च शिक्षा तक बेहतर पहुंच, बिजली और स्वच्छता तक लगभग सार्वभौमिक पहुंच आदिवासियों के लिए 22.6% बनाम 92.7% और 81.4%, और कहीं बेहतर सड़क संपर्क है। मुंबई जैसे शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भी धनी पड़ोस की तुलना में जीवन स्तर में तीव्र विरोधाभास का सामना करते हैं, जिससे नाराजगी पैदा होती है। दिल्ली और नक्सल प्रभावित गांवों के बीच ये सीधी तुलना केवल आर्थिक असमानता के बारे में नहीं है, बल्कि अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक होने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में है। यह अलगाव और अन्याय की भावना को गहरा करता है, जिससे समावेशी विकास के राज्य के आख्यान को उन लोगों के लिए स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है जो पीछे छूट गए हैं। यह असमानता उस मूल शिकायत को बढ़ावा देती है जिसका नक्सलवाद फायदा उठाता है, जिससे ये केवल एक क्षेत्रीय चुनौती नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय एकीकरण चुनौती बन जाती है। असमानता का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव। बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच और समर्थन के लिए स्थानीय नक्सली समूहों पर निर्भरता राज्य से अलगाव की बढ़ती भावना में योगदान करती है। उच्च बेरोजगारी दर और अविकसित क्षेत्रों में खराब रहने की स्थिति निराशा और हताशा में योगदान करती है, जिसका नक्सली समूह समर्थन और संसाधनों का वादा करके फायदा उठाते हैं। नक्सलवाद इसलिए गति पकड़ता है क्योंकि यह एक ऐसे राज्य का विकल्प भले ही हिंसक और दोषपूर्ण प्रदान करता है जिसे अनुपस्थित या उदासीन माना जाता है। यह असमानता केवल एक आर्थिक अंतर नहीं है, यह विश्वास, आशा और अपनेपन का अंतर है, जिसे नक्सलवादी समुदाय और उद्देश्य की भावना पैदा करके भरते हैं, चाहे वह कितना भी विकृत क्यों न हो। सरकार की बहुआयामी रणनीति, प्रगति और सतत चुनौतियां, सुरक्षा अभियान और आतंकवाद विरोधी प्रयास। मोदी सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, नक्सलवाद के प्रति निर्मम दृष्टिकोण और सर्वांगीण विकास के लिए अथक प्रयासों को अपना रही है। महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 126 से घटकर 2024 में 12 हो गई है। घटनाओं में 50% से अधिक की कमी आई है और सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच हताहतों की संख्या में क्रमशः 73% और 70% की कमी आई है। सुरक्षा उपायों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPFS और राज्य पुलिस की बढ़ी हुई तैनाती, कोबरा और ग्रेहाउंड्स जैसे विशेष बल, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग और AI के साथ खुफिया जानकारी जुटाने का आधुनिकीकरण शामिल है। गढ़वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या 2014 में 66 से बढ़कर 2024 में 612 हो गई है। नए सुरक्षा शिविर और संयुक्त कार्य बल भी स्थापित किए गए हैं। नक्सली वित्तपोषण को रोकने के लिए NIA और ED के माध्यम से एक आक्रामक रणनीति भी लागू है। आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग और AI को नक्सल विरोधी अभियानों में अपनाना एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। ये केवल अधिक सैनिकों को मैदान में उतारने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट, अधिक सटीक अभियानों के बारे में है जो बलों की ओर से हताहतों को कम करते हैं और नक्सली रणनीति को बाधित करते हैं, जिससे खराब खुफिया जानकारी की चुनौती को सीधे संबोधित किया जा सके। यह आधुनिकीकरण कानून के शासन को स्थापित करने की कुंजी है। विकास पहल, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और वित्तीय समावेशन। सरकार की रणनीति में पिछली अभाव की भरपाई के लिए विकास हस्तक्षेपों पर एक मजबूत ध्यान शामिल है। बुनियादी ढांचा, सड़क संपर्क परियोजनाएं, RRPI, RCPLWE पहुंच में सुधार और सुरक्षा अभियानों को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिसमें 17,589 किलोमीटर स्वीकृत सड़कों में से 14,618 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र को 1 दिसंबर 2025 तक मोबाइल कनेक्टिविटी से लैस करने का लक्ष्य है, जिसमें 10,505 नियोजित टावरों में से 7,768 चालू किए गए हैं। शिक्षा और कौशल विकास। आदिवासी ब्लॉकों में 178 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRSS कार्यरत हैं। 48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITIS और 61 कौशल विकास केंद्र SDCS कार्यरत हैं। रोशनी योजना ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार पर केंद्रित है। वित्तीय समावेशन। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में 1000 से अधिक बैंक शाखाएं, 900 से अधिक ATM और 5700 से अधिक नए डाकघर खोले गए हैं। साथ ही 37,850 बैंकिंग संवाददाता भी कार्यरत हैं। अन्य पहलें। विशेष केंद्रीय सहायता SCA महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करती है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 35 LWE प्रभावित जिलों में विकास की निगरानी करता है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का लक्ष्य व्यक्तिगत सुविधाओं की पूर्ण संतृप्ति है। विकास को केवल कल्याण के रूप में नहीं, बल्कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता के रूप में देखा जाता है। 3C रणनीतिक सड़क संपर्क, मोबाइल संपर्क, वित्तीय संपर्क इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में एकीकृत करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण दिखाती है, जिससे नक्सली समर्थन आधार को उन सेवाओं को प्रदान करके कमजोर किया जा सके जिनके लिए वे लड़ने का दावा करते हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रमुख सरकारी पहल और प्रगति श्रेणी। योजना पहल का नाम, उद्देश्य, प्रगति, लक्ष्य, स्रोत।
सामुदायिक जुड़ाव और अधिकार संरक्षण। नागरिक कार्य कार्यक्रम कैप का उद्देश्य सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच की खाई को पाटना है, जिसमें कल्याणकारी गतिविधियों के माध्यम से सुरक्षा बलों का मानवीय चेहरा दिखाया जाता है। एक मीडिया योजना आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रमों, रेडियो जिंगल्स और वृत्तचित्रों के माध्यम से माओवादी प्रचार का मुकाबला करती है। सुरक्षा बलों में आदिवासी युवाओं की भर्ती और नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीतियां भी लागू हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 और पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम PSA 1996 जैसे कानूनी ढांचे वनोपज पर आदिवासी अधिकारों को सुरक्षित करते हैं और शासन में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाते हैं। सामुदायिक जुड़ाव पहले कैप मीडिया प्लान आदिवासी भर्ती केवल दंडात्मक उपायों से दिल और दिमाग जीतने की रणनीति में बदलाव को दर्शाती हैं। ये स्वीकार करता है कि स्थायी शांति के लिए विश्वास बनाना और शिकायतों को दूर करना आवश्यक है, न कि केवल विद्रोहियों को खत्म करना। इन कार्यक्रमों की सफलता नक्सल मुक्त भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। शासन की पुनर्कल्पना, समान प्रतिनिधित्व और सेवा वितरण की ओर, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की अनिवार्यता, प्रशासनिक सुधार सार्वजनिक शासन को बदलने, पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा वितरण में सुधार के लिए आवश्यक हैं। भारत ने विकेंद्रीकरण के प्रयास किए हैं, विशेष रूप से 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों 1993 के माध्यम से, जिन्होंने स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली पंचायती राज संस्थान प्री को अनिवार्य किया और 29 कार्यात्मक क्षेत्रों को हस्तांतरित किया। हालांकि इन सुधारों के कार्यान्वयन में मिश्रित परिणाम सामने आए हैं। कुछ अध्ययनों से स्वास्थ्य, शिक्षा परिणामों में कोई सुधार नहीं हुआ है और आंशिक हस्तांतरण से सेवा वितरण में गिरावट भी आई है, विशेष रूप से गरीब परिवारों के लिए। चुनौतियों में अपर्याप्त धन, खर्च में लचीलेपन की कमी और स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार शामिल हैं। ये दर्शाता है कि जबकि विकेंद्रीकरण पंचायती राज का इरादा सही है, इसका निष्पादन त्रुटिपूर्ण रहा है। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों, मानव क्षमता और जवाबदेही तंत्र के बिना केवल जिम्मेदारी हस्तांतरित करने से परिणाम खराब हो सकते हैं, जिससे शासन की कमी की एक नई परत बन सकती है। इसका तात्पर्य है कि भविष्य के सुधारों को स्थानीय निकायों के लिए एक सक्षम वातावरण को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इष्टतम प्रशासनिक इकाई आकार को परिभाषित करना, जनसंख्या और क्षेत्र दिशानिर्देश। उपयोगकर्ता ने प्रशासनिक और प्रतिनिधि इकाइयों के लिए अधिकतम जनसंख्या या क्षेत्र के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश की मांग की है। स्थानीय सरकारों के लिए इष्टतम आकार की अवधारणा पर बहस होती है। कुछ का तर्क है कि छोटी प्रशासनिक इकाइयां लोकतंत्र और शासन दक्षता को बढ़ावा दे सकती हैं। भारत में शहरी क्षेत्रों की परिभाषा अक्सर जनसंख्या सीमा जैसे 5,000, 10,000, 25,000, 1 मिलियन का उपयोग करती है, लेकिन उन्हें अन्य मानदंडों के साथ जोड़ती है, कभी कभी कस्बों को ग्रामीण के रूप में वर्गीकृत करती है। पंचायती राज मंत्रालय 3,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों GPS के लिए समर्पित कार्यालय परिसर सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रशासनिक सुधार आयोग आक ने सिफारिश की कि ग्राम पंचायतें व्यवहार्य स्वशासन इकाइयों और प्रभावी लोकप्रिय भागीदारी को सक्षम करने के लिए उपयुक्त आकार की होनी चाहिए, जिसमें स्थानीय भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्थितियों को ध्यान में रखा जाए। इसने ये भी सुझाव दिया कि पंचायतों में जनसंख्या और सीटों के बीच का अनुपात पूरे राज्य में एक समान होना चाहिए। इष्टतम आकार एक आकार फिट सभी मीट्रिक नहीं हो सकता है। दूरस्थ, विरल आबादी वाले और भौगोलिक रूप से अलग थलग नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक प्रशासनिक इकाई के लिए इष्टतम जनसंख्या क्षेत्र घनी आबादी वाले शहरी या यहाँ तक कि विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में काफ़ी छोटा होगा। वर्तमान ध्यान अभी भी सबसे दूरस्थ बस्तियों को कम सेवा दे सकता है। दिशानिर्देशों को केवल जनसंख्या दक्षता पर पहुंच और सीधे संपर्क को प्राथमिकता देनी चाहिए। शायद इन चुनौतीपूर्ण इलाकों में छोटी, अधिक इकाइयों की वकालत भी करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त केवल इकाइयों के लिए जनसंख्या क्षेत्र दिशानिर्देशों को परिभाषित करना अपर्याप्त है। इन इकाइयों की प्रभावशीलता, जैसा कि आक और विकेंद्रीकरण अध्ययनों द्वारा उजागर किया गया है, उनकी कार्यात्मक स्वायत्ता, वित्तीय संसाधनों, GPS के लिए स्वयं के स्रोत, राजस्व, प्रशिक्षण सहित और कर्मियों की भर्ती की शक्ति पर निर्भर करती है। इनके बिना यहाँ तक कि पूरी तरह से आकार की इकाइयां भी अप्रभावी रहेंगी, जिससे शासन की कमी बनी रहेगी। इष्टतम प्रशासनिक इकाई आकार और अपेक्षित परिणामों के लिए प्रस्तावित दिशानिर्देश। क्षेत्र का प्रकार, प्रस्तावित जनसंख्या सीमा, प्रमुख प्रशासनिक इकाई, तर्क, पहुंच, भागीदारी, सेवा वितरण, अपेक्षित परिणाम। प्रशासनिक पहुंच और जवाबदेही बढ़ाना। प्रशासनिक इकाई के आकार को फिर से परिभाषित करें, विशेष रूप से दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक इकाइयों के लिए संदर्भ विशिष्ट दिशानिर्देश लागू करें। पारंपरिक जनसंख्या क्षेत्र मानदंडों पर पहुंच और सीधे नागरिक प्रशासन इंटरफेस को प्राथमिकता दें। इसमें छोटी उपग्राम पंचायत इकाइयों का निर्माण या वार्ड सभाओं को मजबूत करना शामिल हो सकता है। स्थानीय निकायों प्री को सशक्त करें। पंचायती राज संस्थानों प्री को शक्तियों, कार्यों और वित्तीय संसाधनों का वास्तविक हस्तांतरण सुनिश्चित करें, जिसमें कर्मियों की भर्ती पर नियंत्रण और पर्याप्त प्रतिबंधित धन शामिल है।
उनके स्वयं के स्रोत राजस्व OSR क्षमताओं को मजबूत करें, जवाबदेही तंत्र को मजबूत करें, स्पष्ट समय सीमा के साथ स्वतंत्र स्थानीय निकाय लोकपाल और मजबूत इन हाउस शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करें। धन के उपयोग और परियोजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक ऑडिट को बढ़ावा दें। भ्रष्टाचार का मुकाबला करें, जमीनी स्तर पर कड़े भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को लागू करें, क्योंकि भ्रष्टाचार विश्वास को कमजोर करता है और मोहभंग को बढ़ावा देता है। त्वरित और समावेशी विकास मॉडल, दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दें। सड़क संपर्क, PMGSY, RCPLWE, मोबाइल कनेक्टिविटी और विद्युतीकरण परियोजनाओं में तेजी लाएं, उन्हें सुरक्षा और विकास दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए और नक्सली बाधा का सक्रिय रूप से मुकाबला करें। अनुकूलित शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील पाठ्यक्रम और द्विभाषी शिक्षा के साथ अधिक आदिवासी केंद्रित शैक्षिकी संस्थान स्थापित करें। पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ एकीकृत करें। दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पर्याप्त कर्मचारियों और संसाधनों को सुनिश्चित करें। स्थायी आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण, लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लागू करें। व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोशनी, DDUGKY प्रदान करें और कुटीर लघु उद्योगों का समर्थन करें। सुलभ बैंकिंग और डाक सेवाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करें। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और अधिकारों की रक्षा करना। भूमि अधिकारों का प्रभावी कार्यान्वयन, वन अधिकार अधिनियम 2006 को सख्ती से लागू करें और विस्थापित समुदायों के लिए उचित मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित करें। भूमि अलगाव को एक मूल शिकायत के रूप में संबोधित करें। सामुदायिक पुलिसिंग और विश्वास निर्माण को बढ़ाना, नागरिक कार्य कार्यक्रम कैप और अन्य पहलों का विस्तार करें जो सुरक्षा बलों और स्थानीय आबादी के बीच सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देती हैं। राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दें, केवल आरक्षण नीतियों से परे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में आदिवासी समुदायों का वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करें। लक्षित पहुंच और संवाद, चरमपंथी प्रचार का मुकाबला करने और राष्ट्रीय मुख्यधारा से संबंधित होने की भावना को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रमों और अन्य मीडिया पहलों का उपयोग करें। ये रिपोर्ट निष्कर्षों को संश्लेषित करती है, ये दोहराते हुए कि नक्सलवाद एक जटिल चुनौती है जो ऐतिहासिक अन्याय, सामाजिक आर्थिक असमानताओं और एक महत्वपूर्ण शासन की कमी से उत्पन्न हुई है। यह इस बात पर जोर देती है कि जबकि सुरक्षा अभियान महत्वपूर्ण है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति और विकास समान शासन और समावेशी विकास के प्रति एक नवीनीकृत प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देकर समाप्त होती है कि शासन और प्रशासनिक सेवाओं को प्रत्येक नागरिक के करीब लाकर, चाहे उनका स्थान कुछ भी हो, भारत वास्तव में एक नक्सल मुक्त और एकीकृत भविष्य प्राप्त कर सकता है, जहां प्रत्येक नागरिक राज्य में अपनेपन और विश्वास की भावना महसूस करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को हमारे किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, हमारे पेज पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो वहाँ हमें फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सोशल मीडिया पर है तो वहाँ पर स्टार दें। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।